Good morning, everyone, and welcome to our channel. लेसन नंबर 5 आगे हम एग्जाम्पलर से लेते हैं पुष्पी पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऊर्ध्व काट के आधार पर वर्टिकल सेक्शन के आधार पर जड़ों के निम्न भागों को पुनर्व्यवस्थित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है रूट सिस्टम का, तो आपको इनको व्यवस्थित करना है। तो आप डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले आपको सबसे नीचे की तरफ मूल गोप क्षेत्र नज़र आएगा, रूट कैप, जहाँ से जड़ वृद्धि कर रही है, रूट कैप। उसके बाद अगर अपन देखें तो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है और उसके बाद ऊपर हम देखें इसके पास ही तो दीर्घीकरण क्षेत्र आएगा या एलोंगेशन जोन आएगा। फिर फोर्थ नंबर पर हम देखें तो रूट हेयर जोन आएगा और फिफ्थ नंबर पर परिपक्वन जोन आता है। तो अगर हम आंसर लगाएं तो हमारा आंसर हो जाएगा CBEAD, ए वाला आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप आंसर ढंग से लगाएंगे। पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस में अग्राभिसारी क्रम में पार्श्व रूप से लगते हैं पुष्प, तो अग्राभिसारी क्रम आया तो बिल्कुल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा। इसमें सबसे तरुण पुष्पी कलिका की स्थिति आपको बतानी, तो एक्रोपिटल ऑर्डर की हम बात करें तो जो ओल्ड पुष्प कलिका होगी वो बेस पर मिलेगी, आधार पर मिलेगी, और जो सबसे नई पुष्प कलिका होगी वो दूरस्थ डिस्टल पार्ट में पाई जाएगी, अपेक्स रीजन में पाई जाएगी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूरस्थ। चना मटर जैसे पौधों के परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि ये पौधे आवर्त बीजी नहीं होते हैं, इनमें द्विनिषेचन नहीं होता है, इनमें भ्रूणपोष नहीं बनता है। बीज के विकास के दौरान विकसित होने वाले भ्रूणपोष द्वारा भ्रूणपोष का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो बिल्कुल बीज के विकास के दौरान विकसित होने वाले भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसलिए चना और मटर जैसे पौधों के परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है। मूलजाभासी के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित जड़ क्या कहलाती है? ये मूलजाभासी से हम रेडिकल बोलते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हिंदी टर्मिनोलॉजी थोड़ी कठिन हो जाती है, तो इसे हम रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित जड़ या मूल क्या कहलाएगी? मूसला जड़ जो टैप रूट सिस्टम होता है वो बिल्कुल रेडिकल से बनता है। जकड़ा मूल स्टेम के बेस से बनती है, फाइब्रस रूट होती है। अपस्थानिक मूल एडवेंटिशियस रूट जो है वो बिल्कुल नोडुलर या ग्रंथिल मूल जो है वो मूसला जड़ का ही रूपांतरण है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट मूलजाभासी के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से बनती है। और अपस्थानिक जो मूल होती है वो आपको किन किन पौधों में नज़र आ सकती है, उनके एग्जाम्पल्स भी आप याद रखेंगे। तो एडवेंटिशियस रूट जो है वो बैनियन ट्री में दिखाई दे सकती है, ग्रासेज में दिखाई दे सकती है, मॉन्स्टेरा में दिखाई दे सकती है। जो ये 3 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी की किताब में दिए हुए हैं, इन्हें आप याद करेंगे। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट दिया हुआ है, तो बिल्कुल, और फाइब्रस रूट सिस्टम में आप वीट प्लांट का एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो सभी के एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। ग्रंथिल नोडुलर जो मूल है वो आपको पी प्लांट में दिखाई देगी। सिरा विन्यास एक पर्याय है जो निम्नलिखित में से किसी के विन्यास के पैटर्न के बारे में बताए। किसके विन्यास के पैटर्न के बारे में बताए? सिरा विन्यास। तो जो वेनेशन है वो हमें पत्तियों में दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। पुष्पी अंग में नहीं होगा, पुष्पक्रम में नहीं होगा, फलक में शिराएं और शिरिकाएं, बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा शिरा विन्यास के लिए। जो लेमिना होता है पत्ती का, उसमें वेंस और वेंटलेट्स के विन्यास के पैटर्न को ये बताएगा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम भी हमें दिखाई देंगे। आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यह भ्रूणपोष किसके बीजों में नहीं होता है? तो ऑप्शन हमारे पास चना, ऑर्किड, मक्का, अरंड, कैस्टर। तो चने में ये पाया जाता है, मक्के में होता है, अरंड में, कैस्टर में होता है, ऑर्किड में ये नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑर्किड। क्वेश्चन नंबर 7 की आगे हम बात करते हैं। दैनिक प्रयोग के अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किसी एक कुल से संबंध रखती है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर एक सब फैमिली आती है, उसमें दालें आती है, तो वो सोलेनेसी है, फैबेसी है, लिलियसी है या पोएसी है? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा फैबेसी, जिसको पुराने समय में पेपिलियोनोइडी के नाम से भी जाना जाता था। विकसित होने वाले बीज में इसके एक भाग से बीजांडासन जुड़ा रहता है। तो बीजांडासन किससे जुड़ा रहता है? टेस्टा से,
हाइलम से, बीजांड द्वार से यानी माइक्रोपाइल से या चैलेजा से। तो बिल्कुल जहाँ से प्लेसेंटा जुड़ता है बीजांड से वो हाइलम वाला पार्ट होता है, बीजांडासन से जुड़ा रहता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा नाभिका, हाइलम। निम्नलिखित में से किस पौधे से नीला रंजक प्राप्त होता है? ब्लू डाई। डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, ट्राइफोलियम एक फोडर क्रॉप है, चारे वाली फसल है। इंडिगोफेरा, बिल्कुल इंडिगोफेरा से ब्लू रंग का डाई प्राप्त होता है। ल्यूपिन कैसे सजावटी पादप है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, पूरा नाम है इसका, जिससे ब्लू डाई प्राप्त होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है फिर से। जो मैचिंग टाइप के प्रश्न होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित स्तंभ ए का स्तंभ ए के साथ मिलान करना आप लोगों को। तो एलिरोन जो लेयर होती है वो प्रोटीनियस लेयर है, तो इसमें से आप देखेंगे तो प्रोटीनियस लेयर का संबंध पोषण से हो जाएगा। अनिश्चयक फलन का संबंध आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बिना निषेचन से हो जाएगा। अंडप ओव्यूल का संबंध आपका बीज से हो जाएगा, क्योंकि बीज बनाता है वो भ्रूणपोष द्विनिषेचन का परिणाम है। तो बिल्कुल आप देखेंगे तो ए में आप लगाएंगे सेकंड, बी में आप लगाएंगे फर्स्ट, सी में आप लगाएंगे फोर्थ और डी में आप लगाएंगे थर्ड। तो बिल्कुल आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बी, ए सेकंड, बी वन, सी फोर्थ और डी थर्ड। बिल्कुल अच्छे से आप देखेंगे, उसके बाद ही आप आंसर लगाएंगे इन प्रश्नों को करने के लिए। तो डिस्टेंस ये 10 प्रश्न हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से किए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट लेसन जो हमारा लेसन नंबर 6 है उसे भी हम कर लेते हैं। पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर करते हैं। तने के अनुप्रस्थ काट को सर्वप्रथम सैफ्रनिन जो स्टेन है और फिर उसे फास्ट स्क्रीन से अभिरंजित किया जाता है। इसकी 27 स्लाइड हम तैयार करते हैं। पहले की भांति 2 बार अभिरंजित करना होता है। ऐसा करने पर अभिरंजित जाइलम और फ्लोएम का रंग किस प्रकार का होगा? तो बिल्कुल जो जाइलम है वो सैफ्रनिन का रंग ले लेगा और जो फ्लोएम है वो फास्ट ग्रीन का ले लेगा। जो हमने 2 बार अभिरंजन यहाँ पर किया है, पहले हमने सैफ्रनिन से किया, फिर हमने फास्ट ग्रीन से किया। तो सैफ्रनिन का रंग रेड होता है, ये आप ध्यान देंगे, और फास्ट ग्रीन का ग्रीन होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं लाल और हरा। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाल और हरा हो जाएगा ए नंबर पे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प को आपको चुनना है। तो विभजोतक या मेरिस्टेम, मेरिस्टेम जो होता है वो सक्रिय विभाजन वाली कोशिकाएं रखता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इसमें पाई जाती है। पैरेन्काइमा या मृदुतक की हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण और स्टोरेज का काम करता है। स्थूल कोणोत्तक या कोलनकाइमा की हम बात करें तो ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। दृढ़ोत्तक या स्क्लेरनकाइमा की हम बात करें तो इसमें स्क्लेरिड्स पाई जाती है जो दृढ़ कोशिकाएं होती है। और बाह्य त्वचा उत्तक एपिडर्मिस की हम बात करें तो इसमें रंध्र पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप आंसर देखेंगे तो आपका ए में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए में थर्ड, बी में 1, सी में सेकंड, डी में 5th और ई में 4th। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। बिल्कुल आप बी आंसर यहाँ पर टिक कर लेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। वापस आपको मिलान करना है। उपत्वचा, उपत्वचा जो क्यूटिकल होती है वो अगर हम देखें तो ये वैक्सी लेयर होती है, मोम जैसे सतह होती है। आवर्धक त्वक कोशिकाएं, बुलीफॉर्म सेल्स, ये कोशिकाएं रिक्त और रंगहीन कोशिकाएं होती है, कलरलेस सेल्स है। रंध्र, रंध्रों में गार्ड सेल्स पाई जाती है और बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस एक परती होती है। तो बिल्कुल आपका जो आंसर हो जाएगा आप यहाँ से लगाएंगे ए। अभी आंसर भी हम आगे देखते हैं, लेकिन हम पहले बना लेते हैं। ए में थर्ड, बी में अगर हम देखें तो 4th, सी में हम देखें तो हमारा 1 आ जाएगा और डी में हम देखें तो सेकंड आ जाएगा। तो 3rd, 4th, 1, सेकंड आप देखेंगे। 3rd, 4th, 1 और सेकंड। तो तीसरे में आप आंसर लगा लेंगे डिस्टेंस, फर्स्ट वाला आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तक तंत्र की पहचान आपको करनी है। टिश्यू सिस्टम, मृदुत्तक एक टिश्यू है, सिस्टम टिश्यू सिस्टम नहीं है। जाइलम एक टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस और फ्लोएम। तो बिल्कुल एपिडर्मिस जो है वो एक पूरा टिश्यू सिस्टम बनाती है, बाह्य त्वचा, तो वो आपका उत्तक तंत्र हो जाएगा। बाकी सारे टिश्यूज़ हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है, इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, यह यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है।
इन ऊतकों को क्या कहेंगे? तो जाइलम, दृढ़ोत्तक, स्थूलकोणोत्तक और बाह्यत्वचा। तो बिल्कुल ये जो चीज़ें बता रखी है ये किसके लिए सही हो सकती है? तो कोलेनकाइमा आपके दिमाग में आना चाहिए और आपका आंसर हो जाना चाहिए स्थूलकोणोत्तक। जड़ों की मूलीय त्वचा निम्नवत में से किसके समान होती है? मूलीय त्वचा की यहाँ पे बात की है एपिब्लेमा, इंग्लिश में हम इसे एपिब्लेमा कहेंगे, और एपिब्लेमा एपिडर्मिस का ही रूप होती है। तो आप देख लीजिए परिरम, अंतस्त्वचा, बाह्यत्वचा, रम, तो आपका आंसर हो जाएगा बाह्यत्वचा, एपिडर्मिस ही है ये एक तरह की। किसके अनुप्रस्थ काट में संयुक्त तथा खुला संवहन दल प्रेक्षित होंगे? तो आपको देखना है कि किसमें जो है खुला और संवहन तंत्र पाया जाता है, दल पाया जाता है, कॉन्जॉइंट और ओपन टाइप का। तो ओपन टाइप से हमारा मतलब है कि कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा, और कॉन्जॉइंट का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए रहेंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे एक ही रेडियस पर। तो एक बीजपत्री मूल में, एक बीजपत्री स्तंभ में, द्विबीजपत्री मूल में, द्विबीजपत्री स्तंभ में। तो ऐसा जो संयुक्त और खुला संवहन तंत्र जो है वो हमें द्विबीजपत्री स्तंभ में दिखाई देता है, डाइकोट स्टेम आपका आंसर हो जाएगा। अंतरपुलीय एधा, अंतरापुलीय एधा यानी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड काग एधा किसके कारण बनते हैं? और जो कॉर्क कैम्बियम है तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभेदीकरण, सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा, कोशिका निर्विभेदन के द्वारा यानी सेल डी डिफरेंशिएशन के द्वारा, और पुनः विभेदीकरण री डिफरेंशिएशन के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे अंतरापुलीय एधा और काग एधा जो है डियर स्टूडेंट्स, ये कोशिका निर्विभेदन के द्वारा बनते हैं। सेल डी डिफरेंशिएशन यानी कोशिकाएं जो है वापस डिवाइडिंग कैपेसिटी प्राप्त कर लेती है, तो उस फिनोमिनन को हम सेल डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। बिल्कुल आप ये याद रखेंगे, सेल डी डिफरेंशिएशन यानी कोशिकाओं का पुनः डिवाइडिंग कैपेसिटी को प्राप्त कर लेना, उससे अंतरापुलीय एधा और काग एधा का निर्माण होता है। तो अच्छी फिनोमिनन है, आप याद रखेंगे। कागजन तथा काग क्रमशः क्या प्रदर्शित करते हैं? यानी आपको कागजन और काग के बारे में यहाँ पर पता करना है कि वो क्या प्रदर्शित करेंगे। तो काग और काग एधा को, काग एधा तथा काग को आप देखेंगे, द्वितीयक बलकूट तथा काग को, काग या द्वितीयक बलकूट। तो कागजन और काग जो है वो काग एधा और काग को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल। यदि इनके इंग्लिश नेम की हम बात करें तो कागजन को हम फेलोजन बोलते हैं और काग को हम फेलम बोलते हैं। तो कागजन जो है वो काग एधा कॉर्क कैम्बियम को प्रदर्शित करेगा और कॉर्क को प्रदर्शित करेगा। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इंग्लिश नाम जब आते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इंग्लिश नाम भी आप याद करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा काग एधा तथा काग। तो बिल्कुल आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म। तो जो फेलम है, जो फेलोजन है वो एक सेकेंडरी टिश्यू है और कॉर्टिकल सेल से बनता है। बिल्कुल आप ये ध्यान देंगे। और जब इसमें एंटीक्लाइनल विभाजन होता है तो बाहर की तरफ तो फेलम बन जाता है और अंदर की तरफ जो बनता है उसको फेलोडर्म हम कहेंगे। तो ये आप याद रखेंगे थोड़ा कि किस प्रकार से इनका निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की आगे हम बात करते हैं। पुष्पी पादपों के निम्नलिखित किस जोड़े में बाह्य त्वचा अनुपस्थित होती है? मूल शीर्ष तथा प्ररोह शीर्ष, प्ररोह कलिका व पुष्पी कलिका, बीजांड तथा बीज, पर्णवृंत और पुष्पवृंत। तो बिल्कुल मूल शीर्ष और प्ररोह शीर्ष में आपकी बाह्य त्वचा अनुपस्थित हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रोइंग टिप्स है और यहाँ पर सेल्स में लगातार विभाजन होते रहते हैं, तो यहाँ पर एपिडर्मिस नहीं पाई जाएगी। पादप की एक टहनी में 4 शाखाएं तथा 26 पत्तियां हैं, इसमें कितने प्ररोह शीर्ष विभुजत्व के रहने की संभावना है? तो बिल्कुल 4 शाखाएं हैं, तो 4 प्ररोह शीर्ष तो 4 शाखाओं के हो जाएंगे और एक मेन प्ररोह शीर्ष होगा जिससे पादप वृद्धि कर रहा है। तो टोटल आपके 4 + 1 हो जाएंगे। 26 पत्तियों से हमें मतलब नहीं है, 5। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। कास्ट का एक टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं ट्रेकिया नहीं होती है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक बार वापस में बता देता हूँ कि पादप की एक टहनी में 4 शाखाएं हैं, 4 शाखाओं के प्ररोह शीर्ष वहाँ से निकलेंगे तो 4 तो ये हो गए, उस पर 26 पत्तियाँ, उससे हमें मतलब नहीं है। और एक प्ररोह शीर्ष जो मेन ब्रांच से आ रहा है, 4 तो शाखाओं के होगा और एक मेन ब्रांच का है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5। कास्ट का एक टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं ट्रेकिया नहीं होती है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वाहिकाएं नहीं है, तो बिल्कुल आप देखेंगे टीक, आम, चीड़, पाम। तो जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं मिलती है और पाइन, चीड़ में नहीं मिलेगी। आपका आंसर यहाँ पर 12th में हो जाएगा सी।
पादप उत्तक को जब अभिरंजित किया जाता है तब इसकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, अगर हम बात करें, में हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की उपस्थिति दिखाई देती है। हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की, यह उत्तक किसे प्रदर्शित करता है? तो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जो है स्थूल कोणोत्तक, कोलिनकाइमा, दृढ़ोत्तक, स्क्लेनकाइमा, जाइलम, विभजोत्तक। तो स्थूल कोणोत्तक आप यहाँ पर आंसर लगा लेंगे क्योंकि ये स्थूल कोणोत्तक का फीचर है। रेशे किन में अनुपस्थित रहते हैं? द्वितीयक जाइल फ्लोएम में, द्वितीयक जाइलम में, प्राथमिक फ्लोएम में, पत्तियों में रेशे फाइबर्स। तो इन सभी में आप देखेंगे तो द्वितीयक फ्लोएम में होते हैं, द्वितीयक जाइलम में होते हैं, प्राथमिक फ्लोएम में होते हैं। पत्तियों में ये रेशे जो होते हैं वो नहीं पाए जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? बाह्य त्वचा होती है वो, पेरिडर्म, परिपक्व बाह्य त्वचा, उपत्वचा, क्यूटिकल, रसदारू। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में बाह्य त्वचा भी है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे बाह्य त्वचा भी ऑप्शन में, उपत्वचा भी है, रसदारू भी है। तो बिल्कुल जो आउटर लेयर है एपिडर्मल लेयर, उसे हम पेरिडर्म या परिपक्व कहते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो पेरिडर्म हो जाएगा कि जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो पेरिडर्म या परिपक्व को उतारते हैं, जो कि आउटर एपिडर्मल लेयर है। एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत होती है। तो मोर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पेरिडर्म हो जाएगा। स्तंभ के वाहिका रहित टुकड़े में जो स्पष्ट चालनी नलिकाएं पाई जाती है, इसका संबंध किससे है? स्पष्ट चालनी नलिकाएं यहाँ पर दे रखी है, स्यू ट्यूब, स्यू सेल्स। चीड़ में मिलेगी, यूकेलिप्टस घास या टोकोडेंड्रॉन। तो बिल्कुल आपका आंसर टोकोडेंड्रॉन हो जाएगा। स्पष्ट चालनी नलिकाएं इनमें पाई जाती है, जो कि एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाएं अपनत कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होती है? अपनत का अर्थ है एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन अभी मैंने ऊपर कागजन में बताया है आप लोगों को कि कागजन में एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। और जो आपका फेलोजन है तो आउटर पार्ट में वो फेलम कोर्क बनाएगा और इनर पार्ट में फेलोडम बनाएगा। तो बिल्कुल ये अपनत कोशिका विभाजन आप याद रखेंगे और कागजन आंसर लगा लेंगे, एंटीक्लाइनल डिवीजन, यानी बोथ साइड डिवीजन होता है इसमें, आउटर एंड इंटरनल। द्विबीजपत्री जड़ जो अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित कर रही है, उसमें प्राथमिक जाइलम का क्या भविष्य है? तो बिल्कुल जो प्राथमिक जाइलम है वो अक्ष के केंद्र में बना रहेगा, या छिन्न भिन्न होकर पिस जाती है, या पिसती है अथवा नहीं पिसती है, या द्वितीयक जाइलम द्वारा गिर रहते हैं। तो वो केंद्र में ही बना रहता है और जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ सरकता हुआ जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा अक्ष के केंद्र में ये बना रहेगा, प्राथमिक जाइलम अक्ष के केंद्र में बना रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आगे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।